के आंदोलन को तो हमने महीनों देखा है और टिकैत जी से, महेंद्र सिंह टिकैत जी से भी हमारी बातचीत होती रही है। फिर आपके शरद जोशी के आंदोलन को भी हम लोगों ने देखा, महाराष्ट्र में शेतकरी आंदोलन में। 3 आंदोलनों में खास बात ये थी कि आंदोलन कहीं ना कहीं वापस विड्रॉ हो जाते थे या कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती थी, सस्टेन नहीं करते थे अपने डिमांड पर। इस आंदोलन में संयुक्त मोर्चा के, किसान संयुक्त मोर्चा के मातहत तमाम संगठनों के लोग थे, तो इसमें खतरा ज़्यादा था टूटने का। बराबरी का आंदोलन रहा है, फ्रांसीसी क्रांति हो, रूस की क्रांति हो, चाइना की क्रांति हो, मतलब इंग्लैंड में किसानों का विद्रोह, जर्मनी में किसानों का विद्रोह, वो आंदोलन कामयाब होते हैं, उससे क्रांति होती है। ये जो आंदोलन था ये बराबरी और भाईचारे का और देश के तमाम तबकों को एकजुट होकर आंदोलन था और इसमें सिख संगत का पूरा इतिहास इसमें एकाकार हो गया। मैं तो मानता हूँ सिख धर्म कम है, आंदोलन ज़्यादा है। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक आंदोलन है और इसमें ये जो सिख संगत की जो परंपरा है, बराबरी और न्याय पे आधारित, इस चीज़ ने और जो सेवा की लोगों ने जिस ढंग से सेवा का, ये भी सेवा आंदोलन का नहीं, सेवा का भी रिकॉर्ड है। हमने दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं देखा इतना लंबा सत्याग्रह कभी चला। मीडिया की बात तो यह है कि मीडिया की आज कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है। मैं इंडियन एक्सप्रेस में मैं 27 साल तक मैं एडिटर था और कलकत्ता में था। तो हमने जिस आज़ादी के साथ मीडिया में काम किया, क्योंकि तब ऑटोमेशन नहीं था, तब हमारी परमानेंट जॉब थी, तो हम अब मालिक की भी परवाह नहीं करते थे। हमसे गोयंका भी कभी पूछते नहीं थे, विवेक गोयंका, और जो एडिटर या कोई भी अफसर हमारे सामने आने से डरते थे। आज मीडिया के लोगों को मालूम नहीं है कि कल नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। नहीं, बिल्कुल डर है। अभी तो इन्होंने वापस जो लिया, ये वापस लेने के इन्होंने आखिर तक किसानों को बांटने की कोशिश की। इन्होंने कहा कुछ किसानों को समझा नहीं पा रहे हैं, इसलिए, यानी वो उन किसानों को अलग कर रहे हैं, जबकि देश के किसानों ने आंदोलन अभी विड्रॉ नहीं किया, उन्होंने कानून विड्रॉ किए। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਿਊਜ਼। ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਕੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪ੍ਰਿय ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵਰਿਸ਼ਟ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਰਟੀਕਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਛਪਦੇ ਨੇ। ਪੋਲਾ ਸਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਲਾ ਸਰ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। ये किसान जी, पोला सर, आप हमें जो जानकारी मिली है, आपने भी बड़े आंदोलनों में हिस्सा लिया। आपका रिकॉर्ड, आपका इतिहास भी आंदोलनों से जुड़ा हुआ। आपके फादर साहब भी बड़े आंदोलन में। मैं सबसे पहला ये जानना चाहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में जो पहले आंदोलन हुए, किन आंदोलनों में आपने हिस्सा लिया? नहीं, हम तो चिपको आंदोलन में थे 70 के दशक में पूरे। फिर हमारा घर आंदोलनकारियों का घर रहा है। पिताजी ढिमरी ब्लॉक किसान विद्रोह 1958 में उसके नेता थे, और उसके बाद रिफ्यूजी मूवमेंट और तराई के जितने भी किसान आंदोलन रहे हैं, साहूकारों महाजनों के खिलाफ आंदोलन रहे हैं, 70 के दशक में उसमें थे। चिपको आंदोलन में, छात्र आंदोलन में, उसके बाद झारखंड में मैं रहा, कोयला खनिकों के आंदोलन में, किसान आंदोलन में, झारखंड आंदोलन में, और उसके बाद आदिवासियों के तमाम जल जंगल जमीन के आंदोलनों में आपको तजुर्बा काफ़ी आंदोलन का। अच्छा, अब टिकैत के आंदोलन को भी, मैं मेरठ जागरण में था। टिकैत के किसानों के आंदोलन में पहले भी आपने देखा। टिकैत के आंदोलन। अब हम आते हैं असली मुद्दे पर। जो ये आंदोलन चला है, ये जो किसान आंदोलन चला है, जो पंजाब से शुरुआत होती है, देश में फैलता है, पूरे वर्ल्ड में इसकी चर्चा होने लग जाती है। क्या खास लगा? ये आंदोलन अपने मुकाम पे भी अब पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जैसे पीएम साहब को माफ़ी तक मांगनी पड़ गई। उन्होंने कहा वो कहे हम समझा नहीं पाए, हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई। तो इस आंदोलन की सफलता में
और पुराने जो हमारे आंदोलन उनमें क्या फ़र्क क्या लगता है? टिकैत के आंदोलन को तो हमने महीनों देखा है। जी, जी। और टिकैत जी से, महेंद्र सिंह टिकैत जी से भी हमारी बातचीत होती रही है। जी, फिर आपके शरद जोशी के आंदोलन को भी हम लोगों ने देखा, महाराष्ट्र में शेतकरी आंदोलन में। 3 आंदोलनों में खास बात ये थी कि आंदोलन कहीं ना कहीं वापस विड्रॉ हो जाते थे या कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती थी, सस्टेन नहीं करते थे अपने डिमांड पर। इस आंदोलन में संयुक्त मोर्चा के, किसान संयुक्त मोर्चा के मातहत तमाम संगठनों के लोग थे, तो इसमें खतरा ज़्यादा था टूटने का, अब ज़्यादा अलगाव होने का। लेकिन एकताबद्ध, यूनाइटेड होके, तो वो ताकत क्या थी ये पहचानना पड़ेगा। इस आंदोलन की ताकत क्या रही? क्या थी? सबसे बड़ी ताकत ये है कि दुनिया भर में हम जानते हैं जहाँ भाईचारे के, जस्टिस का, बराबरी का आंदोलन रहा है, फ्रांसीसी क्रांति हो, रूस की क्रांति हो, चाइना की क्रांति हो, मतलब इंग्लैंड में किसानों का विद्रोह, जर्मनी में किसानों का विद्रोह, वो आंदोलन कामयाब होते हैं, उससे क्रांति होती है। ये जो आंदोलन था ये बराबरी और भाईचारे का और देश के तमाम तबकों को एकजुट होकर आंदोलन था, और इसमें सिख संगत का पूरा इतिहास इसमें एकाकार हो गया। जैसे गुरु नानक जी का आंदोलन रहा है कि वो जो गुरु ग्रंथ के साहब के सामने या लंगर में सारे लोग एक पंगत में बैठ के रहते हैं, और चाहे राजा हो या चाहे रंग, सब बराबर हैं। ये जो बराबरी का जज्बा, ये हम ये कह लें, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं भी, इस शिक्षाएं को लेकर ये आंदोलन चल रहा था, उनके बताए मार्ग पे चल रहा था, उनका जो अनुशासन है, अनुशासन रहा, डिसिप्लिन रहा, तो कहीं ना कहीं वो भी बड़ा अच्छा योगदान रहा। इसीलिए मैं तो मानता हूँ सिख धर्म कम है, आंदोलन ज़्यादा है। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक आंदोलन है, और इसमें ये जो सिख संगत की जो परंपरा है, बराबरी और न्याय पे आधारित, इस चीज़ ने, और जो सेवा की लोगों ने जिस ढंग से सेवा का, ये भी सेवा आंदोलन का नहीं, सेवा का भी रिकॉर्ड है। इतने लंबे समय से लंगर चलना, सबको खिलाना पिलाना, ज़रूरत के सामान पहुंचाना, 700 शहादतें हुई, उन परिवारों की देख रेख करना, और लगातार वर्षा, जाड़ा, गर्मी और इतनी सारी आपदाओं के बीच हमने दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं देखा इतना लंबा सत्याग्रह कभी चला। बाकी जगह हिंसक आंदोलन हुए हैं, फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, लेकिन यहाँ हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं हुई। छिटपुट जो घटना हुई, मीडिया ने तो बहुत मीडिया की बात तो यह है कि मीडिया की आज कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है। मैं इंडियन एक्सप्रेस में, मैं 27 साल तक मैं एडिटर था और कलकत्ता में था। तो हमने जिस आज़ादी के साथ मीडिया में काम किया, क्योंकि तब ऑटोमेशन नहीं था, तब हमारी परमानेंट जॉब थी, तो हम मालिक की भी परवाह नहीं करते थे। हमसे गोयंका भी कभी पूछते नहीं थे, विवेक गोयंका, और जो एडिटर या कोई भी अफसर हमारे सामने आने से डरते थे। आज मीडिया के लोगों को मालूम नहीं है कि कल नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में है, ऑटोमेशन में है। तो मीडिया की मजबूरी हमारे समझ में आती है कि अगर कोई जो पॉलिसी मेकिंग में 40, 45, 50 साल की उम्र का है, 2 लाख 2.5 लाख की सैलरी है, तो अपनी नौकरी को जोखिम में उठा नहीं सकता। मीडिया के लोग जोखिम उठा के सत्ता से टकरा नहीं सकते, इसीलिए सत्ता की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन मीडिया से ज़्यादा जब आंदोलन होता है, जन आंदोलन होता है, तो मीडिया का कुछ नहीं होता। सारे मीडिया ने जो चाहा कहा, जो चाहा प्रोपेगेंडा किया, लेकिन जनता की ताकत ऐसी होती है। आम जनता भी अब जुड़ चुकी है। अब इस बिल्कुल कहीं ना कहीं सत्ता को डर, अब सत्ता नहीं, बिल्कुल डर है। अभी तो इन्होंने वापस जो लिया, ये वापस लेने के इन्होंने आखिर तक किसानों को बांटने की कोशिश की। इन्होंने कहा कुछ किसानों को समझा नहीं पा रहे हैं, इसलिए, यानी वो उन किसानों को अलग कर रहे हैं, जबकि देश के किसानों ने आंदोलन अभी विड्रॉ नहीं किया। उन्होंने कानून विड्रॉ किए क्योंकि मसले हल नहीं हुए, एमएसपी का मसला हल नहीं हुआ, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल का मसला हल नहीं हुआ, और भी भूमि अधिग्रहण से लेकर शहरीकरण और इसके लिए किसानों की बेदखली का मसला हल नहीं हुआ, खेती के तमाम मसले हल नहीं हुए। हम चाहते कि चर्चा को ज़्यादा बड़ी ना बनाएं। एक चीज़ और बताइए, अब जैसे पीएम साहब ने कानून तो रद्द कर दिए, हाँ बिल्कुल, तो आपको क्या लगता है कानून रद्द करने से अब किसानों का समर्थन क्या उन्हें मिलेगा? आपसे चुनाव भी कोई सवाल नहीं उठता है, क्योंकि उन्होंने
किसानों के प्रति सहानुभूति होती तो ऐलान से पहले सबसे पहले शहीदों को प्रणाम करते, शहीदों की उनकी शहादत को रिकॉग्नाइज करते, उनके परिजनों के लिए पहले ऐलान करते, उनके वहाँ जाते। वो विनम्रता ही नहीं है, ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है। क्योंकि चुनाव में हार का डर है, इसलिए अचानक ये पीछे हटे हैं 2 कदम। लेकिन इनकी इस सरकार की जो कॉरपोरेट परस्त नीति है, खेती के कॉरपोरेटीकरण के खिलाफ ये आंदोलन है और ये एजेंडा वापस नहीं हुआ है। और इनकी लंबा एजेंडा है कि ये चाहते हैं अगला चुनाव भी जीते, उसके बाद का चुनाव भी जीते और सारे खेत आपके कहने का तात्पर्य ये है कि किसानों के साथ सहानुभूति नहीं है, अपनी सत्ता जाने का डर इनको है। और ये कॉर्पोरेट एजेंडा को लागू करने के लिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। इनको उम्मीद है कि एक बार आंदोलन खत्म हो गया तो दोबारा आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता। पोला सर, चलो ये तो सारी चर्चा हो गई। अब जाते जाते अगर कम शब्दों में इस आंदोलन की सफलता जो आपको लगती हो कि ये पॉइंट बहुत अच्छा रहा, इस चीज़ से सफलता मिली, आप कम शब्दों में क्या कहना चाहिए? सबसे बड़ी बात है, इस देश में आंदोलन खत्म हो गया था। आंदोलन, जनता सड़कों पर आना बंद हो गया था, सन्नाटा हो गया था। जनता की एक ताकत है, जनता प्रतिरोध कर सकती है, जनता चाहे तो तख्तो ताज बदल सकती है, निजाम बदल सकती है, ये साबित कर दिया। सो बहुत बहुत धन्यवाद। सो साडे नाल जुड़े हुए सी पोलाश सर, ਜਿਹੜੇ कि बहुत ही ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਵੇਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਚਰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਛਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਿਊਜ਼। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।